हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल BHU वाले। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 के PYQ के साथ। तो इस जो 2021 का PYQ है उसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं और 25 क्वेश्चन हमारे जनरल टेस्ट से हैं और 75 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले ज्योग्राफी पे चलते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हम क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, द कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर ऑक्युपाइज। अर्थ का इंटीरियर जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, 85% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम या फिर 25% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो अर्थ के टोटल वॉल्यूम में का कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है। तो इसलिए हमारा इसका हो जाएगा पहला, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि जो ये है अर्थ का जो इंटीरियर है वो अर्थ के वॉल्यूम का 15% ऑक्युपाई करता है। ठीक, नेक्स्ट, द डेक्कन ट्रैप बिगेन इट्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग विच पीरियड। जो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन है वो किस पीरियड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था? कैम्ब्रियन पीरियड, धारवाड़ पीरियड, मीजोजोइक पीरियड या फिर क्वाटरनरी पीरियड। तो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुआ था वो मीजोजोइक पीरियड के मीजोजोइक पीरियड के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें से कौन सी जो रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक की टाइप नहीं है? तो जो हम लोग रॉक वाला जो चैप्टर जो लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें भी मतलब ये हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि रॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें कौन सी रॉक है जो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? मार्बल, सिस्ट, फाइलाइट या फिर सेल। तो इसमें जो सेल है ये हमारी मेटामॉर्फिक नहीं है। ये कौन सी रॉक है? ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक, बाकी जो ये तीनों दिए हुए हैं मार्बल, सिस्ट और फाइलाइट, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट वॉक्स विद इन अ 30 किलोमीटर्स ट्रावर्स ऑफ एन एरिया विच हैज रॉक टाइप्स फ्रॉम अ सैंडस्टोन इनटू क्वार्जाइट इनटू अ मेटाक्वार्जाइट, ही सी इज वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ। इसमें ये बोल रहा है कि जो एक स्टूडेंट है वो एक 30 किलोमीटर के एरिया में वॉक कर रहा है। जब वो मतलब जाता है तो सबसे पहले वो सैंडस्टोन मिलता है, सैंडस्टोन के बाद उसको क्वार्जाइट मिलता है, क्वार्जाइट के बाद मेटा क्वार्जाइट मिलता है। तो वो मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? पहला है इंक्रीजिंग इन द मेटामॉर्फिक ग्रेड, डिक्रीजिंग मेटामॉर्फिक ग्रेड, डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, फिर लास्ट है हमारा ऑप्शन इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ सेडिमेंटेशन। तो अब देख रहे हैं कि सैंडस्टोन से क्वार्जाइट का फॉर्मेशन, क्वार्जाइट से मेटा क्वार्जाइट का फॉर्मेशन, तो ये इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिक ग्रेड की डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ओशन प्लेट्स। ओशन प्लेट के रिगार्डिंग कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सही है? पहला है, द अटलांटिक ओशन इज होम टू अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री विच इज अ प्लेस कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिज। जो हमारा जो मिड अटलांटिक ओशन है उसमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से बीच में मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन होता है। तो जो हम लोग रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अटलांटिक ओशन में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो मतलब जो एक एक जो प्लेट बाउंड्री है वो यूरोप और अफ्रीका की तरफ मूव करती है ईस्टर्न साइड, और एक प्लेट बाउंड्री वेस्टर्न अमेरिका मतलब अमेरिका के साइड मूव करती है वेस्टर्न साइड, और उससे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स आर एसोसिएटेड विद ओशन ओशन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और ये बोल रहा है कि जो वॉल्केनिक आइलैंड होते हैं वो जब ओशन ओशन की कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन जो होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की होता है, वो भी ओशन ओशन की कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से। तो दोनों ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ टोपो शीट ऑफ 1:50,000 स्केल हाउ इज अ लार्ज सिटी मोस्ट लाइकली टू रिप्रेजेंटेड। इसमें वो कह रहा है कि जो एक टोपो सीट है 1:50,000 स्केल की, उसमें एक सिटी, एक बड़ी सिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, एज अ सिंगल पॉइंट की तरह, या फिर एज एन एरिया, एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लाइन एंड एरियाज की, उसको लाइंस भी रहेंगी उसमें, एरियाज भी रहेगा और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी रहेगा। तो 50,000 मतलब ये जो टोपो शीट पे हम जो एक बड़ी सिटी को पॉइंट्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस भी रहेंगी उसमें क्योंकि रोड्स को लाइन से शो किया जाएगा, एरिया भी उसमें शो की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा, व्हाट डज 1 mm on a map drawn at a scale of 1:40,000 represent on the ground।
जब हम 1 मिलीमीटर मैप पे बनाते हैं और स्केल हमारी 1:40,000 है, तो ये डिस्टेंस जो है कितना रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड पे। तो ये ऑप्शन है 400 मीटर, 40 मीटर, 4 मीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 मीटर्स। ठीक, इसको हम जब बाद में जब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है India's telecommunication satellite GSAT-30 was successfully launched into geosynchronous transfer orbit on January 17, 2020. The altitudinal distance of a geostationary satellite from the Earth is about। देखो ये क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट ये है कि जो इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 थी, उसको लॉन्च किया गया है एज अ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की तरह GSAT-30 को लॉन्च किया गया था 17 जनवरी 2020 में। लेकिन अब इसमें मेन क्वेश्चन ये हमारा मेन क्वेश्चन है द एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज, मतलब कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एल्टीट्यूड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 8,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या फिर 46,000 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, उनको 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे लॉन्च किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है द स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ लिस्ट 4 इमेज इज 5.8 मीटर, व्हाट डज स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स। इसमें बोल रहा है कि एक लिस्ट 4 इमेज है जिसकी स्पेशल रिजोल्यूशन 5.8 मीटर है, और ये तो फैक्ट दिया हुआ है। ठीक, इसका मेन क्वेश्चन है व्हाट डज स्पेशल रिजोल्यूशन मीन, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, पहला है हमारा ऑप्शन द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिजॉल्व बाय द सेंसर, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो किसी भी इमेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको सेंसर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट और मेजरमेंट इनटू विच डेटा कैन बी डिसएग्रीगेटेड, मतलब ये कह रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में जिसमें जैसे कि जो डेटा को कलेक्ट करने की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं, या फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द डेटा, मतलब डेटा कितना प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेसी शो करता है, उसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। या है द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ डेटा सेट, मतलब कितना क्वांटिटी है डेटा सेट का, उसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि जो किसी भी इमेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको अगर सेंसर डिटेक्ट कर ले रहा है तो उसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर्म्ड, इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था। 15 अगस्त 1959, 15 अगस्त 1966, 15 अगस्त 1969 या फिर 15 अगस्त 1979। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसरो का स्टेबलाइजमेंट या इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक, अब आप इससे हमको बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा कि इसरो का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, और करेंटली जो है इसरो के चीफ कौन है। ठीक, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में करिएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉमनली वेदर्ड बाई सोल्यूशन, कौन इसमें जो हमारा है क्वेश्चन है कि कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सोल्यूशन के द्वारा वेदरिंग मतलब उनकी होती है, लाइमस्टोन, मड स्टोन, सैंड स्टोन या फिर सेल। तो जो लाइमस्टोन की वेदरिंग होती है वो सोल्यूशन के द्वारा होती है। मतलब जब पानी पड़ता है लाइमस्टोन पे तो ये मतलब घुल जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट, a phenomena which causes flooding that occurs when the water dammed by a glacier or a moraine is released suddenly is called as, वो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं जब जब फ्लडिंग हो जाती है, when the water dammed by a glacier or moraine इज रिलीज सडनली, जब किसी भी ग्लेशियर या मोरेन का जो वाटर है उसको कलेक्ट किया हुआ रहता है लेकिन अचानक से उसके रिलीज होने से फ्लडिंग हो जाती है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ग्लेशियर फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या फिर ग्लेशियल आउटबर्स्ट, आइस डैम बर्स्ट। तो इस फिनोमेना को हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। जब किसी भी ग्लेशियर या मोरेन के मतलब सडनली मेल्ट होने के कारण फ्लड आ जाती है तो उस फिनोमेना को हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, अचानक से आती है इस वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो मास वेस्टिंग, नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी सिचुएशन मास वेस्टिंग में मतलब आ सकती है, हो सकती है। ठीक, पहला है ड्राई मॉडरेट स्लोप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, मतलब एक मॉडरेट ड्राई है और मॉडरेट स्लोप है अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल का। नेक्स्ट है अ वेट मॉडरेट स्लोप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, तो मतलब मास वेस्टिंग वहीं पे होगी जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा और वेट रीजन होगा। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला है, फिर नेक्स्ट है अ ड्राई स्टीप स्लोप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल। नेक्स्ट है अ वेट स्टीप स्लोप, तो ये वाला हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया कि जो स्लोप है वो स्टीप भी है और वेट भी है, इसलिए यहाँ पे मास वेस्टिंग का प्रोसेस मतलब ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स लुक लाइक, जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो किस तरह दिखता है, जे शेप्ड,
एस शेप्ड, आई शेप्ड या फिर एल शेप्ड? तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो जे शेप्ड दिखता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज कंप्लीटेड इट्स 100% टारगेट ऑफ हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन अंडर हर घर जल मिशन? किस स्टेट में 100% टारगेट पूरा हो चुका है वाटर कनेक्शन का हर घर जल मिशन के अंदर? ऑप्शन है हमारे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। तो तेलंगाना ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% हर घर जल मिशन तो मतलब उनका टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट है द इन्यूट पीपल आर मेनली फाउंड एट विच प्लेस? ये हमारा ट्राइब वाले क्वेश्चन, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो इन्यूट पीपल है वो मेनली किस जगह पे पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, आर्कटिक टुंड्रा, सदर्न हेमस्फीयर या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इन्यूट पीपल जो होते हैं वो आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द सेकंड स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय? जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं, कोई 3 स्टेज, कोई 4 स्टेज और कोई 5 स्टेज बताता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। ठीक, तो इसमें बोला है कि जो सेकंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की वो क्या है? हाई बर्थ रेट, डिक्लाइनिंग डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर बर्थ एंड डेथ रेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल, डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो सेकंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का, उसमें बर्थ रेट हाई होती है, डेथ रेट कम हो जाती है और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। जो फर्स्ट स्टेज होता है इसका वो होता है हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का। नेक्स्ट है जो सेकंड स्टेज है उसमें बर्थ रेट भी हाई होता है लेकिन जो डेथ रेट होती है वो डिक्लाइन करती है और पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, द फैक्टर विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन ग्रोथ ऑफ अ सिटी इज? फैक्टर बताना है जिसकी वजह से द फैक्टर विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड मतलब किसी भी सिटी के ग्रोथ में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है? रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन या फिर अर्बन टू रूरल माइग्रेशन? तो जब रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है तो किसी भी सिटी के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रूरल एरिया से उठ के अर्बन एरिया में आ रहे हैं और ज़्यादा लोग आएंगे तो उनकी मतलब नीड भी ज़्यादा होगी, अलग अलग तरह की डिमांड्स होगी जिसको पूरा करने के लिए अलग अलग चीज़ें मतलब अलग अलग सर्विसेज खुलेंगी सिटी में और इस तरह से सिटी का ग्रोथ होता है। ठीक, ये भी हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूएन प्रोजेक्शंस द ग्लोबल पॉपुलेशन इज लाइकली टू रीच टू डैश बाई 2050। यूएन के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, जो यूएन का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 2050 तक कितनी हो जाएगी? ठीक, 7.8 बिलियन, 9.7 बिलियन, 11.2 बिलियन या फिर 12.9 बिलियन? तो जो यूएन के अकॉर्डिंग हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस? तो अरुणाचल प्रदेश की जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में। तो ये पूछ रहा है कि कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? ठीक, 11, 13, 17 या फिर 23? तो अरुणाचल प्रदेश में पर पर्सन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में बस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ स्लोप ऑफ 1:20? इसमें जो है कौन सा एक्यूरेट वे है 1:20 के स्लोप को डिस्क्राइब करने के लिए? इसमें पहला ऑप्शन हमारा है अ राइज ऑफ 2 मीटर्स इन एवरी 10 मीटर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बोल रहा है कि हर 2 मीटर पे जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट है अ राइज ऑफ 1 मीटर इन एवरी 20 मीटर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट अ स्लोप ऑफ 25%, अ स्लोप ऑफ 1/4। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि हर एक 1 मीटर पे जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर से बढ़ रही है। ठीक, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज टू मेजर एक्सटेंट, वैल्यू एंड ओनरशिप ऑफ लैंड पार्सल? कौन सा सर्वे किस टाइप का सर्वे यूज करते हैं हम किसी भी लैंड को के एक्सटेंट को मेजर करने के लिए, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए या फिर उसकी ओनरशिप को मेजर करने के लिए? ठीक, पहला है कैडेस्ट्रल सर्वे, सेकंड जियोलॉजिकल सर्वे, थर्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे, फोर्थ है टोपोग्राफिकल सर्वे। तो हम किसी भी लैंड की ओनरशिप के लिए, उसके एक्सटेंट को मेजर करने के लिए या फिर वैल्यू को मेजर करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं।
हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम मतलब किसी भी वाटर बॉडी का सर्वे करते हैं। टोपोग्राफिक सर्वे मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का सर्वे करते हैं कि वहाँ पे रिलीफ फीचर्स कैसा है, ठीक। जियोलॉजिकल सर्वे हो जाता है कि रॉक टाइप्स कौन सी है, ठीक। ऐसा ऐसा इन सब में आता है। और जो कैडेस्ट्रल सर्वे है उसमें किसी भी लैंड के हम ओनरशिप को देखते हैं, उसका एक्सटेंट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब पता करते हैं। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ प्लेस विच हैज़ अ कॉन्टूर लाइन्स क्लोज टुगेदर। आप उस प्लेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे जो कॉन्टूर लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इट वुड हैव स्टीप स्लोप, इट वुड बी नियर अ रिवर, इट वुड बी द टॉप ऑफ अ हिल, या फिर इट वुड बी अ प्लेट्यू। तो जो जब कॉन्टूर लाइन्स बहुत ज़्यादा पास में होती हैं तो वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। मतलब इस जब बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी तो स्टीप स्लोप होगा, और थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस होगा तो ये मॉडरेट स्लोप होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये जेंटल स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और जब कॉन्टूर लाइन जो होता है पूरा ग्रे सर्कल बना देती है तो ये हो जाता है हमारा टॉप ऑफ अ हिल, ठीक। और जो प्लेट्यूज के लिए जो कॉन्टूर लाइंस होती हैं वो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में होती हैं, तो ये ऐसे ऐसे प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो पहला हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जब कॉन्टूर लाइंस बहुत ज़्यादा पास होंगी तो वहाँ पे स्टीप स्लोप्स होंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वन इंटरप्रेट स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन ऑन अ वेदर मैप। आप मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन को कैसे वेदर मैप पे स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन को कैसे पता करेगा। प्रेजेंस पहला है ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वार्म और कोल्ड फ्रंट्स, मतलब कि अगर उस पर वार्म और कोल्ड फ्रंट्स दिख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ मेनी लो प्रेशर सेल्स, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। हैवी रेनफॉल के सिम्बल्स हैं, या फिर आइसोबार्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब आइसोबार जो है वो एक दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा पास में होंगे तो स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन का हमको पता चलेगा वेदर मैप में। नेक्स्ट है अ स्कैटर ग्राफ शोज दैट वेयर एवर द नंबर ऑफ वेजिटेशन सरफेस इज हाई द टेम्परेचर इज ऑब्जर्व टू बी लो। जो स्कैटर ग्राफ है वो दिखा रहा है कि जहाँ पे वेजिटेशन सरफेस ज़्यादा है वहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाता है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज इन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेजिटेशन। पूछ रहा है कि इस तरह से अगर कहीं पे वेजिटेशन ज़्यादा है, ठीक, मतलब ज़्यादा यहाँ पे पेड़ है और वेजिटेशन है, जो भी वेजिटेशन है मतलब ग्रासेस हैं या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लो मिल रहा है अगर ज़्यादा वेजिटेशन है, ठीक। तो इस तरह जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर और वेजिटेशन में वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक निगेटिव रिलेशनशिप है कि मतलब वेजिटेशन जैसे वेजिटेशन की ज़्यादा होने से टेम्परेचर कम हो रहा है, और जिस तरह टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वेजिटेशन कम पाया जाता है, जैसे कि डेजर्ट रीजन है तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है तो वहाँ पे वेजिटेशन भी कम पाई जाती है, और वही मतलब क्या एरिड वेजिटेशन पाई जाती है जहाँ पे मतलब थॉर्नी बुशेस ये सब पाए जाते हैं, ठीक। जो कि वाटर वेपर को मिनिमाइज कर सकें, वाटर वेपराइजेशन को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन अटैच्ड डिपार्टमेंट अंडर विच मिनिस्ट्री। जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक, नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू नेशनल मैप पॉलिसी 2005 की नेशनल मैप पॉलिसी के अकॉर्डिंग द सर्वे ऑफ इंडिया विल प्रिपेयर डिफरेंट सीरीज ऑफ मैप। जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो अलग अलग मतलब मैप की अलग अलग सीरीज प्रिपेयर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप सीरीज इज करेक्ट। इसमें से कौन सी मैप सीरीज जो है करेक्ट है। डिफेंस सीरीज मैप एंड ओपन सीरीज मैप, ओपन सीरीज मैप एंड टोपोग्राफिकल मैप सीरीज, नेशनल टोपोग्राफिकल मैप सीरीज एंड नेशनल टोपोग्राफिकल डेटाबेस सीरीज। तो नेशनल मैप पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो दो तरह की सीरीज मतलब बनाती है, जिसमें कि डिफेंस सीरीज मैप और ओपन सीरीज मैप होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अ फ्रंट विच इज फॉर्म्ड व्हेन अ वार्म एयर मास इज स्टक बिटवीन टू कोल्डर वंस इज कॉल्ड। जब दो कोल्डर एयर मासेस के बीच में मतलब दो कोल्डर एयर मासेस के बीच में जो फ्रंट बनता है, ये जो फ्रंट बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं, स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं, या फिर ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, ठीक। तो जब दो एयर मासेस के बीच में जो जब दो कोल्डर एयर मासेस मतलब ये कोल्ड एयर मास है और इधर वाली भी कोल्ड एयर मास है, और इसके बीच में जब नया जो फ्रंट बन रहा है ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा, ठीक। वार्म एयर मास की वजह से ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। नेक्स्ट है द सस्टेन्ड विंड स्पीड ऑफ अ कैटेगरी 5 हरिकेन ऑन सेफर सिम्पसन स्केल विल बी। जो एक सस्टेन्ड विंड स्पीड है कैटेगरी 5 के हरिकेन की वो कितनी होगी, 119 टू 153 किलोमीटर पर आवर,
154 to 177 किलोमीटर पर आवर, 178 to 209 किलोमीटर पर आवर और ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारी कैटेगरी 5 ह्यूरिकेन की जो विंड स्पीड होगी वो ग्रेटर देन या 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड स्पीड होगी। नेक्स्ट है अल नीनो सदर्न एक्सीलेशन इज अ फिनोमेना ऑफ विच ओशन और सीज। जो अल नीनो फिनोमेना होती है, सदर्न एक्सीलेशन की फिनोमेना होती है, वो किस ओशन में होती है? इंडियन ओशन में होती है, अटलांटिक ओशन में होती है, आर्कटिक ओशन में होती है या फिर पैसिफिक ओशन में होती है? तो जो अल नीनो की फिनोमेना है ये हमारी पैसिफिक ओशन में होती है। ठीक, नेक्स्ट ऑन एन एफसीसी मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमेज हाउ वुड डिफॉरेस्टेशन शो अप। एक मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमेज पे डिफॉरेस्टेशन को कैसे दिखाया जाएगा? डार्क ब्लू या ब्लैक, ब्राउन एंड येलो, डीप रेड या वाइट? तो डिफॉरेस्टेशन को मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमेज पे ब्राउन एंड येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, next, the front of mid-latitude cyclone, which moves faster than other fronts and are associated with thunderstorm and heavy rain, is called. जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का जो फ्रंट होता है वो जो अदर फ्रंट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है उनको वो मतलब किस टाइप का फ्रंट होता है? कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होता है, एक्लूडेड फ्रंट होता है या फिर स्टेशनरी फ्रंट होता है? तो ये कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, तब मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस वेयर एंड वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड एज। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो कि एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इवापोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन। तो जब वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। वन ऑफ द easiest question, as per Köppen's classification the Mediterranean climate is represented by। Köppen के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? CWC, CWB, DFA या फिर CSA? तो मेडिटेरियन क्लाइमेट को कोपेन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग CSA से प्रेजेंट किया जाता है। कोपेन और थॉर्नथवाइट का दोनों का मेजर क्लासिफिकेशन है जो कि जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो CUT-PG का पेपर था 2025 का उसमें थॉर्नथवाइट का क्लासिफिकेशन पूछा था। ठीक, तो मतलब इन दोनों से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आना है। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज। इवापोरेशन को कभी कभी कूलिंग प्रोसेस कहते हैं क्योंकि द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेज, क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कम हो जाती है, या फिर द वाटर टेम्परेचर यूजली डिक्रीजेज आफ्टर वेपराइजेशन। मतलब वेपराइजेशन के बाद जो वाटर का टेम्परेचर वो घट जाता है। वाटर टेम्परेचर यूजली इंक्रीजेज आफ्टर वेपराइजेशन। वाटर वेपर का जो वाटर टेम्परेचर जो होता है वो वेपराइजेशन के बाद बढ़ जाता है, या फिर लेटेंट हीट इज रिलीज, इस वजह से इसको कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कूलिंग प्रोसेस इसको इसलिए कहते हैं कि जो वाटर टेम्परेचर होता है वो वेपराइजेशन के बाद जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ मेघदूत ऐप रिलीज्ड बाय IMD इज टू। जो मेघदूत ऐप IMD के द्वारा रिलीज किया गया था उसका क्या पर्पस था? प्रोवाइड टू जनरल वेदर डेटा टू पब्लिक, मतलब जनरल वेदर डेटा प्रोवाइड करना है पब्लिक को, या फिर प्रोवाइड वेदर फॉरकास्ट बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज टू फार्मर्स इन वर्नैकुलर। मतलब कि फार्मर्स को वेदर फॉरकास्ट बताया जा रहा है वर्नैकुलर लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज में, ताकि मतलब उनको पता चल सके कि मतलब बारिश होगी या फिर क्या क्या कंडीशन है। ठीक, प्रोवाइड डेटा ऑन वेदर लाइटनिंग इज हैपनिंग नियर यू, या फिर वेदर लाइटनिंग के कंडीशन कंसीडरिंग, मतलब वेदर लाइटनिंग को कंसीडर कर लाइटनिंग को कंसीडर करते हुए डेटा को प्रोवाइड किया जाता है, या फिर क्लाउड कवर का स्टेटस बताया जाता है लोगों को। मेघदूत का जो मेघदूत ऐप है उसका क्या क्या मतलब यूज़ है, क्या पर्पस था? तो उसका पर्पस ये था कि जो फार्मर्स हैं उनको लोकल लैंग्वेजेस में वेदर फॉरकास्ट के डेटा को प्रोवाइड किया जा सके, वेदर फॉरकास्ट किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आज का वेदर कैसा होने वाला है, कल का वेदर कैसे होने वाला है, मतलब उनको सोइंग कंडीशंस हैं कि नहीं, कल बारिश होगी कि नहीं। ठीक है, या फिर पेस्टिसाइड्स के लिए कि मतलब अगर वो पेस्टिसाइड्स छिड़क दे रहे हैं अपने क्रॉप्स पे तो अगर बारिश हो जाएगी तो कितना देर तक मतलब इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा वेदर बैलून दैट मेजर्स वेरियस एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स। एक वेदर बैलून जो अलग अलग पैरामीटर्स को एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स को मेजर करता है और ट्रांसमिट करता है ग्राउंड रिसीवर को, उसको क्या कहते हैं? कल्पना सैटेलाइट, रेडियो सॉन्डे, रडार या फिर सोनार। तो जो वेदर बैलून को हम लोग रेडियो सॉन्डे बोलते हैं। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, BOD टेस्ट एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आर मेजर्ड टू नो अबाउट। जो BOD टेस्ट होता है और बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड मतलब किस चीज़ को मेज़र करता है, एयर पॉपुलेशन को, सॉरी एयर पॉल्यूशन को, नॉइज़ क्वालिटी को, वाटर पॉल्यूशन को, या फिर सॉइल क्वालिटी को। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी टेस्ट जो होता है वो वाटर पॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वॉलस्टोनाइट, लेड एंड जिंक, ओर एंड पोटास, लेड एंड जिंक, ओर एंड पोटास आर लोकेटेड इन विच स्टेट। जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है वो वॉलस्टोनाइट का, वो लीड एंड जिंक और पोटास का, वो किस स्टेट में है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर झारखंड। तो ये जो रिजर्व है ये राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूरेनियम फ्रॉम माइंस इन द वर्ल्ड। कौन से कंट्री में यूरेनियम माइंस का सबसे लार्जेस्ट शेयर है? किस कंट्री के पास यूरेनियम माइंस का? कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर नामीबिया। तो ये नामीबिया जो कजाकिस्तान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम माइन का शेयर है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑर्गेनिक स्टेट। किस स्टेट को हम ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम हमारा ऑर्गेनिक स्टेट कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, इंडिया हैज रिसेंटली स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ एस्फोडिडा। इंडिया रिसेंटली ही एस्फोडिडा मतलब कि हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट्स सैपलिंग्स आर फर्स्ट प्लांटेड। इंडिया के किस पार्ट में पहली हींग की सैपलिंग्स को प्लांट किया गया था, मतलब पहली खेती या पहला एक्सपेरिमेंट हींग प्लांटेशन को लेके हुआ था? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की गई थी। नेक्स्ट है अ क्लाइमोग्राफ शोज। क्लाइमोग्राफ पे क्या दिखाया जाता है? एवरेज टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, एवरेज प्रेसिपिटेशन या फिर एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन टूल। तो जो क्लाइमोग्राफ है इस पे एवरेज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन टूल्स दिखाते हैं, एक तरफ हमारा ह्यूमिडिटी और एक तरफ हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु, केरला, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो ओशिनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी का जो हेडक्वार्टर है वो गोवा में लोकेटेड है। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सी वाटर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सी वाटर के रिगार्डिंग? द ओशन अराउंड अंटार्कटिका हैज हाई सैलिनिटी ऑफ अबव 36 पीपीटी। जो कि जो अंटार्कटिका की जो ओशन सैलिनिटी है वो 36 पीपीटी से ज़्यादा है। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट कि जो अंटार्कटिका की जो सैलिनिटी है वो 36 पीपीटी से ज़्यादा है, क्योंकि जो एवरेज सैलिनिटी ओशन वाटर की वही 35% मतलब परसेंट पर पार्ट्स पर थाउजेंड है। ओके। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई सैलिनिटी एंड लो टेम्परेचर मेक्स सी वाटर सो डेंस दैट द वाटर विल सिंक टू द बॉटम। ये कह रहा है कि जो जब हाई सैलिनिटी होती है और टेम्परेचर कम होता है तो सी वाटर जो होता है वो ज़्यादा डेंस हो जाता है और नीचे की तरफ सिंक हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी ओशन गायर आर फाउंड ऑन द ग्लोब। जब हम लोग ओशन करंट को पढ़ेंगे तो ओशन गायर को पढ़ेंगे कि ओशन कितने ओशन गायर हमारे ग्लोब पे बनते हैं। ठीक। 3, 4, 5 या फिर 6। तो हमारे 5 ओशन गायर्स बनते हैं, ग्लोब पे मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट है इंडिया वॉज हिट बाई सवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रिसेंटली। इंडिया एक सवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के द्वारा रिसेंटली हिट किया गया था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ऑफ 2021। मतलब 2021 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमको इसमें चूज करना है। पहला क्या है? ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी वॉज हिट बाई साइक्लोनिक स्टॉर्म तौकते। जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है वहाँ पे तौकते नाम का साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था। नेक्स्ट है एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज हिट बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म यास। और जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वो यास नाम के साइक्लोनिक स्टॉर्म द्वारा हिट किया गया था। ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेवरल साइक्लोन वायु, अम्फान एंड यास मेड लैंडफॉल इन द ईयर 2021। तो ये गलत है कि जो लैंडफॉर्म मतलब लैंडफॉल हुआ था सवियर साइक्लोनिक वायु, अम्फान और यास के द्वारा इन 2021 में। ठीक। नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी वाज हिट बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अभी हम देख लिए यहाँ पे कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में तख्ते नाम का साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था और ईस्टर्न कोस्ट पे ये यास नाम का साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था। नेक्स्ट है अरेबियन सी वाज हिट बाय, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ओशनिक ट्रेंच इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर ओशनिक ट्रेंच को रिलेटेड मतलब सही नहीं है? कर्माडेक ट्रेंच, अटलांटिक ओशियन,
जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन, याप ट्रेंच पैसिफिक ओशियन, स्यूगर ट्रेंच पैसिफिक ओशियन। जो हमारा ये पहला स्टेटमेंट है कर्माडेक ट्रेंच ये अटलांटिक ओशियन, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो ये ट्रेंचेस के बारे में हम डिस्कस किए थे अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम ओशन रिलीफ्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग सोर्ड रिफ्ट इज द, जो लॉन्ग सोर्ड रिफ्ट होती है वो क्या होती है? रो ऑफ वेव्स ग्रेजुअली बेंड टू अ डायरेक्शन मोर पैरेलल, मतलब एक वेव्स की जो एक सीरीज होती है वो एक मतलब पैरेलली बेंड करते हुए जाती है। ठीक, नेक्स्ट है सेडिमेंट मूव्ड बाय द लॉन्ग सोर करंट। लॉन्ग सोर ड्रिफ्ट उसको कहते हैं कि जो सेडिमेंट्स है वो लॉन्ग सोर करंट की तरफ से हटा दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है सी वर्ड फ्लो इन एस्चुरीज और ट्राइबल रिवर्स। जो सी वर्ड फ्लो है एस्चुरीज या फिर टाइडल रिवर को, उसको लॉन्ग सोर ड्रिफ्ट कहते हैं। फोर्थ है डाउनहिल फ्लो ऑफ वाटर कॉज्ड बाय इंक्रीज डेंसिटी, मतलब कि जो वाटर है वो हाई डेंसिटी की तरफ से लो डेंसिटी की तरफ जा रहा है, उसको उसको हम लॉन्ग सोर ड्रिफ्ट कहते हैं। नहीं, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है सेडिमेंट मूव्ड बाय द लॉन्ग सोर करंट इज कॉल्ड एज लॉन्ग सोर ड्रिफ्ट। ओके, नेक्स्ट द लैंडफॉर्म्स कॉज्ड बाय वेव इरोजन आर, जो वेव इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनती है उनको क्या कहते हैं? बैरियर आइलैंड, स्पिट, स्टैक, सबमरीन कैन्यन। तो वेव इरोजन से कौन सी लैंडफॉर्म बनती है? वेव इरोजन से स्टैक बनता है। ठीक, नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन इज, पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रूट को कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी, अराफुरा सी रूट, सुलू सी रूट। तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? इट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर इक्वल, मतलब कि जितना इम्पोर्ट करती है उतना एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट, द इकोनॉमी हैज स्ट्रिक्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, जो इकोनॉमी है उस पर वो उसके मतलब स्ट्रिक्ट इम्पोर्ट पॉलिसी लगा के रखी हुई है, इसलिए उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंट एंड आइसोलेटेड इकोनॉमी, तो ये सही है कि सेल्फ सफिशिएंट एंड आइसोलेटेड इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट सो सिचुएशन ऑफ ट्रेड बैलेंस, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ट्रेड बैलेंस का सिचुएशन जो है मेंटेन है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सनराइज इंडस्ट्री? मतलब सनराइज इंडस्ट्री किस चीज़ के लिए टर्म दिया जाता है सनराइज इंडस्ट्री का? पहला है इंडस्ट्री शोइंग प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड बूम, मतलब जो इंडस्ट्री है वो रैपिड बूम मतलब तुरंत ग्रो करने का प्रॉमिस दे रही है। नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। नहीं, नेक्स्ट थर्ड, इनोवेशन लेड इंडस्ट्री फॉर्म्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट फॉर्मिंग परफॉर्मिंग इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा कि जो इंडस्ट्री शोइंग प्रॉमिस ऑफ अ रैपिड बूम उसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री इज? दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? रसिया, ब्राज़ील, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री? इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि हैवी इंडस्ट्री के लोकेशन के फैक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, वेदर या फिर लैंड? तो जो वेदर है ये किसी भी तरफ से हैवी इंडस्ट्री के लोकेशन फैक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है और लैंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ट्रू अबाउट द लोकेशनल एडवांटेजेस सिलिकॉन प्लेट्यू? मतलब इसमें से जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सिलिकॉन प्लेट्यू के लोकेशनल एडवांटेजेस के बारे में ट्रू नहीं है? पहला, बेंगलुरु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड आईटीज कॉलेज इन इंडिया। ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो बेंगलुरु है वहाँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आईटी कॉलेजेस है। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वाज द फर्स्ट टू अनाउंस एन आईटी पॉलिसी इन 1992। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार आईटी पॉलिसी 1992 में लाई गई थी, और मतलब ये सबसे पहली गवर्नमेंट थी जो कि आईटी पॉलिसी ले आई थी। ठीक, नेक्स्ट है द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स। जो सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैनेजर्स हैं। ठीक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, द स्टडी हैज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन इन कर्नाटका स्टेट। जो सिटी है कर्नाटका स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो सिलिकॉन क्रिएटिव बेंगलुरु को बोलते हैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन की वजह से बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट बताइए, तो नॉट ट्रू हमारा स्टेटमेंट फोर्थ हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
द लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ क्लाउड कवर इज, जो लाइन्स हैं सेम वैल्यू ऑफ क्लाउड कवर, मतलब वो लाइन जो कि क्लाउड कवर की सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है उसको क्या कहते हैं? आइसोहेल्स, आइसोनेप्स, आइसोहाइट्स या फिर आइसोबिट। तो आइसोनेप्स बोलते हैं जो कि क्लाउड कवर की सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोबार किसको बोलते हैं ये आप लोग बताइएगा, ठीक। आइसोथर्म किसको बोलते हैं ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स मतलब इक्वल रेनफॉल वाली एरिया को आइसोहाइट्स बोलते हैं, इसको भी आप लोग बता दीजिएगा कि क्या सही है कि गलत है। ओके, नेक्स्ट, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज कलर कोडेड वेदरिंग वेदर वार्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो कलर वार्निंग? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी है वो कलर कोड वार्निंग देता है कि मतलब अगर रेड कलर है तो कितनी मतलब क्या सवियरिटी है, मतलब किसी भी वेदर के होने की। येलो कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो कलर, इसी तरह पूछ रहा है कि जो येलो कलर है वो मतलब जब येलो कलर की वार्निंग दी जा रही है आईएमडी के द्वारा तो किसी भी वेदर फेनोमेना जैसे किसी भी साइक्लोन या फिर किसी भी मतलब साइक्लोन के जो हिट करने के चांसेस मतलब क्या है, मतलब कौन सा एक्शन लेना चाहिए, ठीक, क्या करना चाहिए उस टाइम पे जब येलो कलर की वार्निंग जो आईएमडी देता है तब एक्शन लेना चाहिए या फिर बी प्रिपेयर रहना चाहिए, बी अपडेटेड, ऑल इज वेल मतलब कि सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं। तो जो येलो कलर वार्निंग है वो अपडेटेड रहने के लिए कि मतलब जो जो साइक्लोन है या फिर जो भी वेदर फेनोमेना है वो कभी भी मतलब अकर कर सकती है, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपडेट रहिए उससे कि किस कहाँ तक वो कैसे हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू मेजर बियरिंग ऑफ द ट्रावर्सिंग? कौन सा जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है नीचे दिया गया है वो बियरिंग को ट्रावर्सिंग के टाइम पे बियरिंग मेजर मतलब ट्रावर्सिंग की जो बियरिंग है एंगल है उसको मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? प्रिज्मेटिक कंपास, थियोडोलाइट, टेंसियोमीटर या फिर सेक्सटेंट। जो टेंसियोमीटर है हमारा इसको हम यूज नहीं करते हैं बियरिंग मेजर करने की, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास, थियोडोलाइट और सेक्सटेंट ये तीनों से बियरिंग को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट? इसमें से कौन सी जो स्पीसीज है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की स्पीसीज नहीं, मतलब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट से बिलोंग नहीं करती? महुआ, महोगनी, टीक या फिर साल। जो महोगनी है ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस के स्पीसीज नहीं, मतलब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का ट्री नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कुंचिकल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुंचिकल वाटरफॉल जो है इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट, द ड्रेनेज पैटर्न इन विच द ट्रिब्यूटरी ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट नियरली राइट एंगल इज कॉल्ड एज? उस ड्रेनेज पैटर्न में जहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिनी स्ट्रीम को राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं उसको क्या कहते हैं? जो जैसे ये मान लीजिए हमारी मेन स्ट्रीम है और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऐसे राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर रही हैं, ठीक। तो इस ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या कहते हैं? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न या फिर ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न? तो इसको हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? डेंड्राइटिक मतलब ऐसे ब्रांचेस हैं, ये मतलब है इसकी सब ब्रांचेस है ऐसे, मतलब किसी भी आप अगर जैसे नीम की टहनी को ले लेंगे तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में जो सारी जो रिवर्स हैं वो सेंटर के साइड ऐसे आती हैं, ठीक। ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न है। और इसी तरह जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में मतलब जो ये जो है ये बीच एक मतलब हिल्स से बाहर की तरफ ऐसे जो है फॉर्मेशन जो रिवर होती है वो जाती है, ठीक। तो ये हमारा चारों टाइप का ड्रेनेज पैटर्न हो गया। इसके 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 अलावा जो है वो एनुअल ड्रेनेज पैटर्न और भी मतलब बहुत टाइप के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ठीक। पॉडजल सॉइल इज, पॉडजल सॉइल जो होती है वो क्या है? टुंड्रा सॉइल, सॉइल ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, पीट सॉइल या फिर रेड सॉइल? तो जो पॉडजल सॉइल है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट की सॉइल है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज, जो इंडिया का पहला जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ओएनजीसी के द्वारा डेवलप किया गया है वो किस एरिया में है? आंध्र प्रदेश, लद्दाख, गुजरात या फिर कर्नाटका? तो इंडिया का पहला जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओएनजीसी के द्वारा डेवलप किया गया था और वो लद्दाख में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डेजिग्नेटेड बाय? जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो मतलब कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूनेस्को या फिर यूएनडीपी? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट वाज कंसर्न विद, जो साइलेंट वैली मूवमेंट था वो किस चीज़ से कंसर्न था? कंजर्वेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया फ्रॉम अ डैम प्रोजेक्ट, मतलब कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसको बचाना किसी डैम प्रोजेक्ट से, मतलब कहीं पे कोई डैम प्रोजेक्ट है और वो जो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो उससे बचाने के लिए साइलेंट वैली मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था। या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, या फिर फॉरेस्ट प्लांट की नई ब्रीड डेवलपमेंट करने के लिए, जूलॉजिकल प्रोटेक्शन इंडिया, मतलब जूलॉजिकल इंडिया में जूलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए, या फिर मरीन रिसोर्स कंजर्वेशन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को डैम प्रोजेक्ट से बचाने के लिए साइलेंट वैली मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था। पहला इसमें पूछ रहा है द फर्स्ट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने 18 या 20 सस्टेनेबल गोल्स हैं, जिसमें कि पहला सस्टेनेबल जो गोल है वो क्या है? नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी, या क्लीन वाटर। तो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमारा नो पावर्टी का है, ठीक, एकदम जीरो पावर्टी होनी चाहिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेल्स हैज़ अ मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, किस स्वेल के पास सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, मतलब वो कब तक वाटर को सबसे मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कर सकता है? पहला सिल्ट, सेकंड है सैंडलोम, थर्ड क्लेई लोम, फोर्थ है लोम। जो हमारी क्लेई स्वेल होती है या फिर क्लेई लोम स्वेल होती है वो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसमें होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, गांधी सागर सेंचुरी छत्तीसगढ़, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। तो जिसमें गांधी सागर सेंचुरी छत्तीसगढ़ है ये करेक्टली मैच्ड ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर सही नहीं है? पहला है द सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन 2015। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको ग्लोबल गोल्स बोलते हैं और उसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो स्टेटमेंट सही है हमारा। नेक्स्ट है द 17 SDGs आर इंटीग्रेटेड, देखिए ये बोला ना कि तो कितने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और ये इंटीग्रेटेड है, मतलब आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट, दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज वाइल रिस्पेक्टिंग नेशनल कॉन्टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन भी सही है कि ये यूनिवर्सल हैं और सारी कंट्रीज पे एप्लीकेबल होते हैं उनके नेशनल कॉन्टेक्स्ट को रिस्पेक्ट करते हुए। दे इम्प्ले अ मैंडेटरी एंड इंटरनेशनल सेट ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है कि ये एक मैंडेटरी और इंटरनेशनल सेट ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स को शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू व्यू स्टीरियो पेयर ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, इसमें बोल रहा है कि स्टीरियो पेयर को यूज देखने के लिए एरियल फोटोग्राफ का स्टीरियो पेयर होता है। स्टीरियो पेयर मतलब बहुत ही सिमिलर फोटो होती है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है? एरियल कैमरा, प्रिज्मेटिक कंपास, स्टीरियोस्कोप, या फिर टेलीस्कोप। तो स्टीरियोस्कोप का यूज करते हैं हम स्टीरियो पेयर को देखने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इसमें से जो है डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब कौन कंटिन्यूस नहीं है? टेम्परेचर, वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, योर एज। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रीट वेरिएबल है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है, ठीक। नेक्स्ट, इन GIS वी यूज द टर्म स्पेशल डेटा, व्हाट डज इट मीन, मतलब GIS में हम स्पेशल डेटा यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? स्पेशल डेटा का मतलब होता है डेटा रिलेटेड टू स्पेस, ओके। पहला डेसिमल वैल्यूज, टेम्पोरल वैल्यूज, पोजिशनल वैल्यूज, या फिर ग्राफिकल वैल्यूज। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पोजिशनल वैल्यूज। स्पेशल डेटा का जो मतलब होता है वो पोजिशनल वैल्यूज होता है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 30-minute क्वाड्रेंगल्स अकर विद इन अ 1 डिग्री सीट, 30-minute क्वाड्रेंगल्स में कितने 1 डिग्री सीट में कितने 30-minute क्वाड्रेंगल्स आएंगे? 2, 3, 4 या फिर 5? तो एक डिग्री सीट में 30 मिनट के क्वाड्रेंगल्स आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा 2021 का पेपर डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है, और आगे के वीडियोस में हम बाकी अदर ईयर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और आप मतलब देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम 25 से लेकर 2021 तक आए हैं CUT PG के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो मतलब ये जो इजी लेवल जो होता है 2021 तक थोड़ा सा इजी है, फिर उससे जैसे जैसे 2025 तक आया है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता गया है, स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप्स आपको मतलब ये जो है सब फैक्चुअल नॉलेज है या फिर स्टेट मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले हैं। और जो 2025 और 2024 का पेपर पैटर्न है उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है और पेपर पैटर्न भी चेंज है, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज, असर्शन रीजन वाइज और मैचिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन है। जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम हो गए हैं, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।